ओके, हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम हुमा। अम, आज हम आफ्टर 1 वीक की ब्रेक के बाद सेशन के साथ हाजिर हैं। लास्ट वीक एक्चुअली कुछ इश्यूज थे, कुछ अपॉइंटमेंट्स थी, तो इसलिए हमें वो वीक स्किप करना पड़ा। तो हम लोग अब इस हफ्ते शुरू करते हैं अपना सेशन। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं। अब इंट्रोडक्शन तो आपको रट गया होगा अर्शी का। तो एनीवेज, तो अर्शी अली ने पीएचडी की है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, एंड अर्शी अली इज अ रजिस्टर्ड साइकोथेरेपिस्ट qualifying, and she has also hold a degree in homeopathy. She is a researcher, blogger, author and a parental coach. और टुडे जो है वो अर्शियली एक बहुत ही ज़्यादा, क्या उसे कहते हैं ना, करंट जो हॉट इशू चल रहा है आजकल, एंगर मैनेजमेंट, एंगर्स का, तो उसके ऊपर आज का सेशन है। क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं, बिहेवियरल इशू आ रहे हैं टीनेजर्स में और सब लोगों में। तो आज का जो है वो टॉपिक हमारा है हाउ टू ग्रेसफुली मैनेज योर एंगर। तो आज इसका हम लोग पार्ट 2 करेंगे। पार्ट वन। इसमें, और सॉरी, पार्ट 1 करेंगे। उल्टा नहीं चलना। तो पार्ट 1 करेंगे हम। तो इसमें सबसे पहले व्हाट इज एंगर, देन हाउ एंगर इज ट्रिगर, और फिर उसकी जो स्ट्रेटजीज हैं, तो ये स्टेप बाय स्टेप अर्शी आपको बताएंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ माइक इज योर्स अर्शी, टू स्टार्ट करें आप आज का सेशन। और एक बात मैं यहाँ कह दूंगी कि आप लोग जो है वो मैसेज में अपने कमेंट्स और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आपके साथ इंशाल्लाह आर्शियली आपके साथ जो क्या उसको कहते हैं, कोई क्वेश्चन होगा तो वो ऑडियंस आपकी तरफ आएंगी, तो आप ज़रा उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। जी अर्शियली। थैंक यू सो मच गुलनाज, आपने जिस तरीके से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया और मुझे तो खुद बहुत मजा आ रहा है ये सेशंस ऑफर करके कि एक तरीके से मैं कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। और इससे अगर लोगों की जिंदगियों में तब्दीली आती है तो ये बहुत बड़ा, आप ये समझ लें कि गिफ्ट है कि लोग जो हैं अगर चेंज हो रहे हैं या उनकी मेंटालिटी चेंज हो रही है या उनके रवैयों में तब्दीली आ रही है। तो चले हम अपना बाकायदा सेशन का आगाज करते हैं। जैसे कि आज का टॉपिक हमारा एंगर मैनेजमेंट के हवाले से है और आज जो है पार्ट 1 है, तो इसमें मैं बेसिकली आप लोगों से बात करूंगी कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे से लेके जो 18 इयर्स तक होते हैं, उनमें एंगर क्यों होता है, एंगर के ट्रिगर्स उन बच्चों में क्या होते हैं, और साथ साथ ये कि एज अ पेरेंट्स या केयर गिवर आप उनके एंगर को कैसे मैनेज कर सकते हैं ना, ग्रेसफुली विदाउट लेटिंग देम नो। अच्छा, तो इसमें जो है मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि एक्चुअली इमोशन, वो इमोशन एंगर का जो इमोशन है वो क्या होता है। ये बेसिकली एंगर का जो इमोशन होता है ये हमारे अपने ब्रेन का जनरेट किया हुआ होता है और इसका ताल्लुक जो होता है बेसिकली ब्रेन के खास पोर्शन से होता है। हमारे ब्रेन में दो टाइप के पोर्शन होते हैं। कॉर्टेक्स होता है जो कि हमारी लॉजिकल थिंकिंग से रिलेट कर रहा होता है। जैसे इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ तो इस वक्त मेरा जो कॉर्टेक्स है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। लेकिन जिस वक्त जो है आपका फॉर इंस्टेंस आपका एंगर, अगर आप एंगर की स्टेट में हैं या जो अगर आपका वो जनरेट हो रहा है एंगर का इमोशन, तो बेसिकली ये आपके माइंड का एक दूसरा पोर्शन होता है जहां से वो एंगर जनरेट हो रहा होता है। और ये दोनों जो पोर्शन है वो एक वक्त में एक्टिव नहीं हो सकते हैं। या तो आप लॉजिकली थिंक करेंगे या आप एंग्री मोड में होंगे। तो उसमें बेसिकली ये होता है कि जिस वक्त कोई इंसान नॉर्मल होता है,
या नॉर्मली बात कर रहा होता है, तो उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे इस वक्त मैंने ये ग्लासेस लगाए हुए हैं। ये ग्लास लगाने की वजह से मुझे हर चीज क्लियर नजर आ रही है, हर चीज का मुझे कनेक्शन फील हो रहा है, और मैं हर चीज को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ और देख पा रही हूँ। लेकिन जैसे ही मेरे चश्मा जो है या मेरी जो ग्लासेस हैं ये एक दूसरे उसमें ट्रांसफॉर्म होते हैं, और या यहाँ पर आके एंगर का मोड एक्टिव हो जाता है। जैसे ही एंगर का मोड जो है एक्टिव होगा मेरे ग्लासेस पे, तो आई कैन नॉट सी एनीथिंग। मैं सिर्फ उसी चीज को देखूंगी जो उस वक्त एक उबाल मेरे अंदर आ रहा होगा। तो बेसिकली जिस वक्त एंगर आता है तो वो एक्चुअली आपके जो सोचने समझने की जो सलाहियत होती है, जो लॉजिकल थिंकिंग होती है, वो उस वक्त सप्रेस हो जाती है। और आप ये देखें अराउंड द वर्ल्ड, किसी भी रीजन में आप देखें जब लोग एंगर एक्सप्रेस कर रहे होते हैं या एंगर अपनी हाइट पर होता है, तो आप देखें लोग कैसे कैसे काम कर देते हैं। मोस्टली आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो है मर्डर्स वो इसी वजह से होते हैं कि वो गुस्सा काबू में नहीं रहता है। या आप देखें कि अमूमन डिवोर्स जो होती है वो भी इसी वजह से हो रही होती है कि एकदम से आप इतने हाइपर हो जाते हैं रिलेशनशिप में और आपको समझ नहीं आता। और अगर ये एंगर की वजह से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका आसान हल ये है कि अगर वो स्टेट जाने के बाद, एंगर की स्टेट जाने के बाद अगर आपको पछतावा होता है और आपको ये रियलाइज होता है कि ये क्या हुआ, ऐसे कैसे हुआ, या पता नहीं मुझसे कैसे हो गया। अमूमन आप इस तरीके के लफ्ज जो है लोगों से सुनते हैं कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था उस टाइम ना, क्योंकि वो एक ब्रेन का खास जो पोर्शन था वो एक्टिव हो गया था, और उस वक्त जो कॉर्टेक्स था वो दब गया था। उस वक्त आपके सोचने समझने की सलाहियत काफी हद तक कम हो गई थी। इसके साथ साथ मैं ये बताऊं कि इमोशंस हमारे जो होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक आपका सोशल होता है। प्राइमरी में जैसे एंगर है, लव है, जॉय है, इंजॉय करने का जो है, ये बाय बर्थ आपके अंदर मौजूद होता है। लेकिन जो सोशल इमोशंस होते हैं ये टिल 18 मंथ तक जो है वो बच्चे के अंदर डेवलप होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आज जो एंगर मैनेजमेंट का जो टॉपिक है उस पे मैं बात करूंगी अराउंड जो बच्चे होते हैं टिल 18 ईयर्स तक, उनमें एंगर्स के ट्रिगर्स क्या होते हैं और आप कैसे मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज के जरिए उसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बताऊंगी सबसे पहली बात कि अगर आपके बच्चों में आपको अगर एंगर नजर आता है, या वो एंगर के जैसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं, कुछ एंगर इस टाइप का होता है जिसमें बच्चे अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं। कुछ बच्चों के एंगर एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं कि वो चीजें उठा के फेंकते हैं। कुछ ऐसा होता है कि वो चीजें तोड़ते हैं, या कुछ ऐसा होता है कि वो लोगों को मारपीट करते हैं, जैसे लात मार दिया, घूंसा मार दिया। या कुछ बच्चे का एंगर कुछ अपनी तरफ इस तरीके से होता है कि जब वो एंग्री स्टेट में आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जाके दीवार पे अपना सर मारते हैं, या जमीन पे आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चों को अपना सर मार रहे होते हैं। इसी तरीके से आप देखें कि बहुत सारी आपको ऐसी खबरें भी मिलती हैं कि जैसे टीनेज है, या जो 18 साल तक के बच्चे हैं, कोई ऐसी बात हुई या माँ बाप ने कुछ कह दिया, ये एग्जाम में फेल हो गए, किसी भी वजह से वो जो है वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो वो बेसिकली ये सारा क्या है, वो इनवर्ड एक्सप्रेशन है कि वो गुस्सा अपने ऊपर निकाल रहे हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ को खत्म कर दिया। तो ये सारे जो हैं वो एक्सप्रेशंस हैं एंगर के। लेकिन यहाँ पे जो है मैं जो सबसे पहली बात करना चाहूंगी एज अ पेरेंट या केयर गिवर, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके बच्चे में एंगर किस वजह से है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका अपना एज अ फादर मदर, या आप अगर जो है वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स है, तो आपका अपना तरीका क्या है एंगर को एक्सप्रेस करने का। बच्चे जो कुछ होते हैं, जो कुछ भी एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, वो बेसिकली आपसे ही सीख रहे होते हैं या अपने एनवायरनमेंट से सीख रहे होते हैं। तो सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करें कि आपका अपना तरीका क्या है। जैसे आप कैसे एंगर को एक्सप्रेस कर रही होती हैं, या आप कैसे अनप्लेजेंट सिचुएशन से डील कर रही होती हैं, या आप जो है किस तरीके से शाउट कर रहे होते हैं, या स्क्रीम कर रहे हैं, या क्राई कर रहे हैं, या साथ साथ आप जो है कितना टाइम खुद ले रहे होते हैं काम डाउन होने में। या साथ में ये भी कह सकते हैं कि अपने सेंसेस में आने के लिए आपको कितना टाइम लगता है। या ये है कि आप
दिन में, हफ्तों में या महीनों में कितनी मर्तबा गुस्सा एक्सप्रेस कर रही होती हैं। वो इसलिए क्योंकि बच्चे देखिए आपके साथ होते हैं, वो बचपन से आपको देख रहे होते हैं, और बहुत सारे रवैये जो होते हैं वो बच्चे पेरेंट्स से ही अडॉप्ट कर रहे होते हैं। जब आपको इन तमाम सवालात के जवाबात मिल जाएंगे तो आप फिर अगर अपने बच्चों के टेंट्रम्स को या एंगर को अगर आप गौर से देखेंगे, उनके रवैयों को, तो आपको रियलाइज होगा कि देयर इज सम लिंक between your expression of anger and your child expression of anger। तो वो लिंक बेसिकली इसी वजह से है क्योंकि वो आपको शुरू से देखते आ रहे हैं कि आप एंगर को कैसे एक्सप्रेस कर रही हैं या उसको मैनेज कर रही हैं। अच्छा, फिर साथ साथ ये है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके बच्चों का ट्रिगर्स क्या है, वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से आपका बच्चा एकदम हाइपर हो जाता है, या बच्चा टीन एज में है, या बच्चा छोटा है, या बच्चा जो है वो एडोलेसन एज के ऊपर आ चुका है। लेकिन उसमें आपको सबसे पहले एज अ पेरेंट ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके बच्चे का ट्रिगर क्या है, क्योंकि अगर आपको एक दफा ये पता चल जाए कि ये ट्रिगर है या ये इसका रेड जोन है या ये रेड बटन है कि जब भी इसको क्लिक किया बच्चा एकदम से गुस्से में आ जाएगा, तो उसमें बेसिकली ट्रिगर्स जैसे बहुत सारे हो सकते हैं, और ये जो ट्रिगर्स होते हैं ये हर बच्चे का डिफरेंट हो सकता है, और एक ही सिचुएशन एक बच्चे के लिए ट्रिगर है, दूसरे बच्चे के लिए नहीं है। तो ये डिपेंड करता है। लेकिन ट्रिगर जैसे मैं आपको बताऊं बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे अगर बच्चा ये परसीव करता है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है या पेरेंट्स ने उसको निग्लेक्ट किया है, तो ये भी एक वजह हो सकती है। या अगर वो स्कूल में है तो उसको ऐसा लगता है कि टीचर ने उसको सही मार्क्स नहीं दिए हैं या टीचर उसको नेग्लेक्ट कर रहा है, या बच्चे को अगर ऐसा लगता है कि उसको इग्नोर किया जा रहा है या उसको डिसरिगार्ड किया जा रहा है या किसी और उसके बहन या भाई को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, तो ये चीजें भी बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा पैदा करने का काम कर रही होती हैं। बाज़ अगर ये भी होता है कि बच्चा जो होता है वो फ्रस्ट्रेट होता है इस वजह से कि उसके अंदर वो स्किल्स नहीं होते हैं, या उसके अंदर उस टाइप की वो आप ये कह लें कि उसके अंदर उस टाइप की वो कैपेबिलिटीज नहीं होती कि वो स्कूल के असाइनमेंट कर सके या वो अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर सके। लेकिन सॉरी टू से मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि हमारा जो माशरा है या खासतौर से जो पाकिस्तानी माशरा है, वहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बच्चों से लगा लेते हैं, और उसमें जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही होती हैं तो फिर पेरेंट्स का रवैया कुछ और नौयत का हो जाता है, और जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, और ये चीज बच्चों के अंदर गुस्से को आप ये कह लें कि गुस्से का सबब बनती है। इसके साथ साथ एक जो बहुत ज्यादा मेजर फैक्टर है गुस्से का बच्चों के अंदर, वो उसका जो लिंक है, जो आज की रिसर्च बताती है उसका लिंक नींद के साथ है। अगर बच्चे की नींद पूरी नहीं है, या बच्चे को जैसे वो बहुत गहरी नींद में सो रहा है और आपने उसको अचानक उठा दिया है, या अगर नींद पूरी नहीं है, तो वो चीज भी, वो भी एक तरीके का ट्रिगर है कि वो बच्चे को एंग्री मोड के अंदर बहुत इजीली लेकर के आ सकता है। या बाज़ात ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे के अंदर कुछ ऐसे अनरिकग्नाइज्ड प्रॉब्लम हो, जैसे उसके अंदर कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, या उसके अंदर कोई इमोशनल या बिहेवियरल इश्यूज हैं, या बच्चा किसी भी तरीके से अब्यूज का शिकार हो रहा है। जैसे आप देखें बहुत सारी फैमिलीज के अंदर जो है बच्चों के साथ मारपीट का मामला भी रखा जाता है। और जैसे कि आपको पता है कि जब बच्चों को मारा पीटा जा रहा होता है तो ऐसा नहीं होता कि बच्चा पलट के हाथ उठाएगा या बच्चा पलट के जो है वो अब्यूज करेगा पेरेंट्स को, वो खामोशी से मार खा रहा होता है इस वक्त। या अगर पेरेंट्स उसको वर्बली अब्यूज कर रहे हैं या इमोशनली अब्यूज कर रहे हैं, तो उस वक्त बच्चा वो तमाम चीजें सुन रहा होता है लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। और आप देखें कि जब वो सारी चीजें बच्चे के अंदर जा रही होती हैं तो उसका वो एक्सप्रेशन तो कहीं ना कहीं वो बच्चा निकालेगा, यानी वो कहीं ना कहीं अपने उस गुस्से का इजहार करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है बच्चों के अंदर गुस्सा पैदा करने के लिए। साथ साथ ये
इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताऊं कि एक्सप्रेशन ऑफ एंगर जो बच्चे हैं मोस्टली वो कार्टून या मूवीज से भी लर्न कर रहे होते हैं। कि आप देखें कुछ इस पे मैंने एक रिसर्च भी की थी जब मैं पाकिस्तान में थी और वो रिसर्च पब्लिश हुई थी। तो उसमें मैंने जैसे दो टाइप के ग्रुप्स लिए थे। एक ग्रुप वो था कि जो बहुत ज्यादा वो बच्चे जो वायलेंट टाइप के अग्रेसिव कार्टून देखते हैं जिसमें हर वक्त मार धाड़ या इस टाइप की चीजें दिखाई जाती हैं, और दूसरा ग्रुप बच्चों का वो था जो मार धाड़ वाले कार्टून नहीं देखते हैं, वो और दूसरे टाइप के कार्टून देखते हैं। जब इन दोनों का रिजल्ट सामने आया तो उसमें पता चला कि वो बच्चे जो मार धाड़ वाले कार्टून देखते हैं या जिसमें बहुत ज्यादा एंगर ये एग्रेशन दिखाया जाता है, उन बच्चों में एग्रेसिव बिहेवियर बहुत ज्यादा पाया गया था एज कंपेयर टू वो बच्चे जो कि इस टाइप के कार्टून नहीं देखते थे। या आपने एक ये भी देखा होगा कि कुछ ऐसे भी अभी बीच में ट्रेंड्स आए थे कि बच्चे बहुत ज्यादा एग्रेसिव मूवीज देखने लगे थे जिसमें बहुत ज्यादा एग्रेशन, जिसमें मर्डर दिखाया जा रहा है, जिसमें विदाउट थिंकिंग जो है वो एक्शन दिखाया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर है बच्चों के अंदर एंगर को लर्न करने के लिए, क्योंकि बच्चा जो है एक्टिव नहीं लेकिन पैसिवली ये तमाम बिहेवियर एब्जॉर्व कर रहा होता है। आप देखें जो वो मूवी जो वायलेंस से भरी हुई होती है जिसमें बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाया जा रहा होता है, आप देखें उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी यही बताई जा रही होती है कि इसको मार दो, ये कर दो, गन निकाल लो। तो बच्चा क्या है एक्टिवली नहीं लेकिन पैसिवली, कॉन्शियसली नहीं लेकिन अनकॉन्शियसली उन तमाम चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और जब वो इसी तरीके की किसी सिचुएशन में आता है तो वो क्या होता है कि वो वही स्ट्रैटेजीज फिर यूज करता है। जो कुछ उसके माइंड में जा रहा होता है फिर वो वही स्ट्रैटेजीज यूज करता है, भले चाहे वो स्ट्रैटेजी उसने अपने पेरेंट्स से लर्न की हो, चाहे वो स्ट्रैटेजी उसने कार्टून से सीखी हो, चाहे वो उसने मूवी देख के सीखी हो, या उसने कोई ऐसी यूट्यूब पे वीडियो देख करके सीखी हो। और साथ साथ एक वजह मैं आपको और बताऊं जो कि बहुत कॉमनली ऑब्जर्व की जाती है कि जब बच्चा एंगर को एक्सप्रेस कर रहा होता है और पेरेंट्स अगर उसको कुछ नहीं कहते हैं या उसको नहीं समझाते हैं या उसको उनके लिए ये रवैया एक्सेप्टेबल होता है, तो ये चीज भी बच्चों के अंदर एंगर पैदा करने का सबब बनती है। क्योंकि अगर पेरेंट्स ने ओके सिग्नल दे दिया तो इट मीन्स कि ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल है। साथ साथ ये देखिए मैं आपको एक बात और बताऊं कि ये अक्सर मैंने सुना है कुछ पेरेंट्स से कि अगर बच्चा कहीं से मार खा के आया है तो अमूमन जो फादर फिगर होते हैं वो बच्चे को ये कह रहे होते हैं कि अगर उसने तुम्हें दो मारे हैं तो तुम्हें चार मार के आना चाहिए था, तुम मेरे बहादुर बेटे नहीं हो। अगर आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से इस टाइप की बात नहीं सुनूं कि जो है तुम किसी से पिट के घर में आए हो, हाँ तुम पीट के आओ तो वो एक अलग बात है। तो ये चीजें भी बच्चों के अंदर या उनकी पर्सनालिटी में एंगर को लेकर के आती हैं। तो ये बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जो बच्चों के अंदर, जो एडोलेसेंट है, टीन एज है या जो बच्चे हैं उनके अंदर एंगर को लेकर आ रही होती हैं। अच्छा अब आते हैं हम स्ट्रैटेजीज की तरफ कि आप कैसे अपने बच्चों में जो है वो एंगर को मैनेज कर सकते हैं, या कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जिसकी वजह से एंगर बहुत ग्रेसफुली डिसेंटली जो है मैनेज किया जा सकता है। जैसे इसकी मैं सबसे पहली टिप आपको ये बताऊंगी कि अगर आपका बच्चा एंगर एक्सप्रेस कर रहा हो तो उस वक्त आप वो यानी फॉर इंस्टेंस आप इस मोड में, बच्चा इस मोड में, लेकिन बच्चा एकदम से हाई हो जाता है, एंगर मोड में आ जाता है या बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करता है वर्बली किसी भी तरीके से, और आप यहाँ पर हैं, तो आपका रवैया एज अ पेरेंट केयर गिवर ये होना चाहिए कि आप एकदम से इसी मोड में ना आए। जैसे बच्चा गुस्से में आ गया है तो एज अ पेरेंट में मेरी मैं आपसे ये कहूंगी कि आप एकदम से हाइपर ना हो, आप एकदम से गुस्से में ना आए, यानी आप उसी बोट में सवार ना हो जिसमें आपका बच्चा सवार हो चुका है। क्योंकि अगर बच्चा भी गुस्से में आ गया है, आप भी गुस्से में आ गए हैं, तो फिर तो आप उसको मैनेज नहीं करेंगे ना, फिर तो आपको भी अपने बिहेवियर को मैनेज करने की जरूरत है। यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि साथ साथ
जैसे अगर बच्चा उस वक्त बहुत ज्यादा अगर एंग्री मोड में, और जैसे रिसर्चेस ये बताती हैं कि एंगर का जो इमोशन आता है उसको वापस नीचे जाने में 15 to 20 मिनट का टाइम लगता है। तो जैसे मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपको खुद एज अ पेरेंट उस मोड के अंदर नहीं आना है, यानी आपको एंग्री मोड में नहीं आना है, तो उस वक्त आपको क्या करना है? उस वक्त आप ये कर सकते हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग करें, अपने आप को काम डाउन रखें, आई कांटेक्ट जो है वो बच्चे के साथ आप मेंटेन करें। साथ साथ ये कि आप अपने फेशियल जो एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत ज्यादा मेंटेन करें, यानी एकदम से हाइपर ना हो, चेहरे पे वो तासुरात नहीं आने चाहिए कि आपको आप एक गुस्से में हैं या कुछ इस तरीके के हैं। इसके लिए एक ट्रिप ये भी हो सकती है कि आप उस वक्त एक च्युइंगम मुंह में रख लें और उसको चबाना शुरू कर दें, तो वो भी काफी हद तक आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। या आप एक गिलास पानी पी लें उस टाइम, क्योंकि बच्चा तो देखें हाइपर हो चुका है, लेकिन मैं आपको वो बता रही हूँ कि आपको हाइपर नहीं होना है, क्योंकि अगर आप हाइपर होंगे तो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप ये सोचें कि अगर आप बहुत पुरसुकून होंगे उस सिचुएशन में जब बच्चा एंग्री है, तो आप यकीन करें कि आप इतने ब्यूटीफुली उसको मैनेज करेंगे कि आपको भी बड़ा मजा आएगा। साथ साथ ये है कि उस टाइम पे आप जो है कोई भी पॉजिटिव चीज को सोच सकते हैं, आप पॉजिटिव अफर्मेशंस उस वक्त प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे अपने आप को कह सकते हैं काम डाउन, रिलैक्स इन योर माइंड। बच्चे के मुंह पे नहीं कहना है, क्योंकि हो सकता है कि ये जुमले सुन के बच्चा मजीद हाइपर हो जाए। तो आपने क्या कहना है अपने माइंड में अपने आप को, रिलैक्स, काम डाउन, क्योंकि चूंकि ये स्ट्रैटेजी मैं आपको सिखा रही हूँ, हो सकता है कि आपकी ये स्ट्रैटेजी पहले ना हो, क्योंकि बच्चे जब बच्चे अगर चीखना शुरू करते हैं तो मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स भी चीखना शुरू करते हैं। बच्चे अगर आपस में एक दूसरे को मारना शुरू करते हैं तो उनमें से किसी ना किसी की ऐसी शामत आती है कि पेरेंट्स भी जो है ना उसी तरीके का रवैया अपनाते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि आपने अपने आप को कंट्रोल रखना है। क्या हुआ गुलनाज आपको? आई वॉन्ट टू शेयर हेरा। बड़े मजे का एक था, मैंने कहीं पढ़ा कि एक औरत और एक उसके साथ एक बच्चा था छोटा सा, जो कि बहुत ज्यादा मिसबिहेव कर रहा था। और हम्म। वो यानी बहुत ही ज्यादा ऐसी यानी इररिस्पेक्टफुल, जिसको डिसरिस्पेक्टफुल कहते हैं, तो उस तरह से बिहेव कर रहा था। और उसकी माँ बहुत ही कूल और काम उसमें उसको कही जा रही थी कि मारिया, यू हैव टू कूल, you have to calm, you don't have to response, हम्म। everything will be okay, यानी इस तरह से कह रही थी। हाँ। तो वो जो लड़की सुन रही थी वहां पे, वो कहती है कितनी वो कूल और काम मॉम है कि अपने बेटे को हम्म। डांटने की बजाय उसको ये कह रही है। तो वो उसको कहती है कि आप तो बहुत ज्यादा ना ग्रेट हो के आप अपने बेटे को इतने प्यार से और उससे उसका नाम लेके उसको रोक रही हो। कहती नहीं मारिया, तो मैं खुद हूँ, मैं अपने आप को कह रही हूँ। आ तो वो जो आपने स्ट्रेटेजी बताई है कि एग्जैक्टली वही, कि वो अपने आप को कह रही होती है यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू। लेकिन यहाँ मैंने आपको क्या बताया है कि आपने मुंह से नहीं कहना है, अपने वही ब्रेन। तो कह रही हूँ कि ये भी मैं ये इसलिए मेंशन किया है कि आपने ऐसा नहीं करना है, वाह, मजा आ गया। क्योंकि अगर कि ये देखिए तो आप और इस, ट्रिगर करेगा इस तरह ये से। ट्रिगर करेगा, ये बिल्कुल ऐसा ही करेगा जैसे जल्दी पे तीली का काम, या जल्दी पे पेट्रोल मजीद छिड़क दिया आपने, है ना? और फिर उस वक्त आपको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे जब आपने अपने आप को काम डाउन कर दिया, आपको लगा कि आपके अपने इमोशंस आपके ही कंट्रोल में हैं, तो उसके बाद आपने जो दूसरा काम करना है, जैसे न्यूरो साइंस ये बताती है कि यूजुअली 15 से 20 मिनट में जो है बच्चा जो है वो नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में आ जाता है। तो इस दौरान आपने क्या करना है कि जब बच्चा वो गुस्से का इजहार कर रहा है, या वो वर्बली जो है वो अब्यूसिव हो रहा है, या बच्चा कुछ इस टाइप के जुमले बोल रहा है कि आप तो इसी तरीके से करती हैं, या आपको तो मेरी बात समझ ही नहीं आएगी, तो उस टाइप
उस टाइम पे आपने बेसिकली आई स्टेटमेंट यूज करना है और इस टाइप की जुमले अपने बच्चों को कहने हैं, जैसे कि मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आप गुस्से में हैं, यानी उसकी आपने फीलिंग्स और इमोशंस को वैलिडेट करना है। उसको ये बताना है कि जी मुझे आपकी बात समझ आ रही है, आप इस वक्त गुस्से में हैं। या आप उसको ये कह सकती है कि मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि आपको ये चीज अच्छी नहीं लगी है। या अगर आप उसको ये कहते हैं कि ये बहुत हार्ड मोमेंट था आपकी लाइफ के लिए, इसलिए आप इस तरीके से कर रहे हैं, मैं इस चीज को समझ सकती हूँ। या आपने उसको ये कहा कि मैं ये रिकग्नाइज कर रही हूँ कि ये कितना इनअप्रोप्रिएट था, यानी आप उसके ट्रिगर को भी एड्रेस कर रही हैं और साथ साथ बच्चे के इमोशंस को भी आप बता रही हैं कि ये इस वजह से ऐसा हो रहा है। या आप ये भी कह सकती हैं कि आपने जिस तरीके से एंगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो, इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा डीपली थिंक कर रही हूँ या सोचने पे मजबूर हो गई हूँ कि ये आप क्यों ऐसा कर रहे हो। बेसिकली ये तमाम जो आपके कहने के जो तरीके होंगे, इसमें आपने अपनी टोन को, अपनी वॉइस को बहुत ज्यादा सॉफ्ट और रिलैक्स रखना है, यानी गुस्से में ये जुमले नहीं बोलने हैं, बिल्कुल रिलैक्स रखना है। और साथ साथ ये है कि इसकी मिसाल मैं आपको इस तरीके से दे सकती हूँ कि जैसे अगर आप यही एंगर, अगर आप जैसे आपका बच्चा आपके साथ कर रहा है, अगर यही एंगर आप अपने हस्बैंड के साथ शो कर रहे हैं, जैसे अगर आप अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज्यादा गुस्से में और एक्सप्रेस किए जा रहे हैं, और अगर आपके हस्बैंड ये वाली स्ट्रेटेजी यूज करें, जैसे वो आपको ये कहें कि हाँ मुझे अंडरस्टैंड हो रहा है कि ये सिचुएशन बहुत टफ थी तुम्हारे लिए, तो क्या होगा कि हमें मुझे मुझे पर्सनली मुझे तो ऐसा लगेगा कि मेरा जो गुस्सा है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएगा, कि मुझे कोई अंडरस्टैंड कर रहा है। लेकिन अगर मेरे हस्बैंड ने इसके बजाय ये कह दिया कि हाँ तुम तो इसी तरीके से करती हो हमेशा, और वो भी उसी स्टेट ऑफ माइंड में अगर आ जाए, तो आप बताएं क्या होगा फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि इस टाइम पे आपने उस बच्चे की फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को वैलिडेट करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, अपनी टोन को, अपने लहजे को बिल्कुल काबू में रखना है, और उसको इस टाइप की जुमले बोलने कि हाँ ये बहुत टफ था तुम्हारे लिए, या इस बच्चे ने ये गलत किया, या ऐसा। और जो असल इशू है उसको आप बाद में एड्रेस कर सकते हैं। जी आप कुछ कहना चाहती हैं गुलनाज? आप पूछ रही थी ना उसके बाद क्या होगा, तो मैंने कहा पानीपत की वो जो कौन सी लड़ाई है, 7वीं 8वीं 9वीं, उसके बाद वो होगी। ओके। मिसालें बहुत अच्छी ढूंढ के ला रही हैं आप। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको जो दूसरा, इसके बाद का स्टेप मैं आपको ये बताऊंगी कि जब बच्चा इस मोड में है और आप उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट कर रहे हैं, अपने आप को आपने कंट्रोल में रखा हुआ है, तो प्लीज ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि उस टाइम पे रश या हरी मत मचाएं, जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें कि आप उसी वक्त सजेशंस देने बैठ जाएं, या उसके रवैये को कंट्रोल करने बैठ जाएं, या अपने बच्चे के रवैये को कंपेयर करना शुरू कर दें किसी के भी साथ। उस वक्त ये कोई भी चीज जो है ना कारामद नहीं होगी कि आप बच्चे को जो है वो सजेशन देना शुरू कर दें, या उसको उसके बिहेवियर को कंट्रोल करना शुरू करें, या उसको ये कहें स्टॉप, या उसको मार पीट करना शुरू कर दें। तो ऐसी कोई चीज उसको हेल्प नहीं करेगी। वो इसलिए नहीं करेगी क्योंकि जो इमोशंस हैं वो तो बच्चा हाइपर हो गया, जैसे मैंने आपको बताया 15 से 20 मिनट का टाइम उसको लगेगा। लेकिन अगर आपने उस वक्त हरी की या आपने जल्दबाजी का मुजाहरा किया, तो ये टाइम पीरियड उससे भी ज्यादा जा सकता है। तो आपने फिर वेट करना है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूंगी कि इसी टाइम पे आपने क्या करना है कि उनको एक्सप्रेस करने देना है, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन होगा ये उनकी फीलिंग्स को वेंटिलेट करेगा, उनके डीप इमोशंस को बाहर लेकर के आएगा, और साथ साथ वो जो कुछ उस वक्त वर्बली बोल रहे होंगे वो आपको आइडिया देगा एक्चुअली आपने करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप स्टेप आपका क्या होगा। जैसे अब बच्चा आपको अगर गुस्से में ये कह रहा है कि यू ऑलवेज डू दिस टू मी, आप तो मेरे साथ हमेशा ऐसे ही करती हैं, तो बेसिकली बच्चे का ये जो जुमला है ये आपको ये आइडिया दे रहा है कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है।
बच्चा आखिर ऐसा क्यों कह रहा है कि आप हमेशा ऐसे ही करती हैं। या अगर आपका बच्चा आपसे ये कहता है गुस्से की हालत में कि आप तो हमेशा छोटी बहन को या छोटे भाई को ही प्यार करती हैं, या आप हमेशा बड़े बहन या भाई को ही प्यार करती हैं, तो इट मीन्स उसका ये जुमला आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपको एक जस्टिफाइड टाइम अपने हर बच्चे के साथ स्पेंड करना है, और आपको थोड़ा माइंडफुल होना है कि आप अपने बच्चों के साथ क्या ट्रीटमेंट रख रहे हैं। क्योंकि गुस्से की हालत में जो बच्चे की असल जो फीलिंग्स हैं, जो बच्चे ने शुरू से देखा होता है, गुस्से की हालत में वो असल ही निकल के आता है। जैसे मैं इसकी मिसाल आपको दूं बिल्कुल इसी तरीके से कि अगर दो दोस्तों की लड़ाई होती है, और लड़ाई के दौरान आपको ये रियलाइज होता है कि आपका जो दोस्त है उसने आपको ऐसे ऐसे जुमले बोल दिए जो नॉर्मली आपने कभी उसके मुंह से नहीं सुने हैं, तो आप समझ जाएं कि ये सारा कुछ असल में जो था ना उसके ब्रेन में आपसे मुतालिक असल में यही सब कुछ मौजूद था। क्योंकि गुस्से की हालत में इंसान अपने आप को काबू में नहीं रख पाता है, और जो उसके अंदर उसका असल होता है, बिलीव मी, वही बाहर निकल के आ रहा होता है। तो सेम यही स्ट्रेटेजी आपके बच्चे के ऊपर भी अप्लाई होती है कि अगर वो गुस्से के हालत में आपको इस टाइप के जुमले बोल रहा है, तो इट मीन्स आपको भी माइंडफुल होके सोचने की जरूरत है कि बच्चा ऐसा क्यों कह रहा है। यानी आपके किसी ना किसी रवैये से उसको ये महसूस हुआ होगा कि आप छोटे बच्चे को ज्यादा तवज्जो दे रही हैं या उसके बड़े भाई को ज्यादा तवज्जो दे रही हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज करनी है। ये अगर आपका बच्चा आपको ये कहता है कि आप तो कभी मेरी बात सुनती ही नहीं है, तो यहाँ पे इसका मतलब है आपको अपने लिसनिंग स्किल्स को थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। कि आप जब बात करें, आप बच्चे की आंखों में देखें, उसकी जो है वैलिडेट करें वो जो भी बात कह रहा है। कोई और जैसे मोबाइल हाथ में लेके तो खुदारा कभी बात ना करें, या पूरी तरीके से बच्चे की बात को तवज्जो से सुने, क्वेश्चंस करें। तो इसका मतलब ये है कि अगर बच्चा ये कह रहा है कि आप मेरी बात कभी अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकती है, तो इसका मतलब है आपको अपने लिसनिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर एज अ पेरेंट फोकस करने की जरूरत है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अना का कोई मसला ही नहीं है कि मैं अगर माँ हूं या मैं अगर बाप हूं तो मेरी अना इतनी बड़ी है, भाई मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं अपने आप को जो है वो सीखने के ऊपर फोकस करूं। ये तो बच्चे का काम है ये सीखे। तो मैं समझती हूँ यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। आपको, क्योंकि बच्चा जो कुछ कह रहा है गुस्से की हालत में, असल में वो उसके माइंड में कब से दबा हुआ था, और ये वो इंडिकेशंस है, ये वो इशारे हैं, या मैं कहूंगी ये वो रेड फ्लैग्स हैं जिसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की बहुत हेल्दी, वाइब्रेंट और इमोशनली यानी बहुत कंटेंट आपका बच्चा हो, तो आपको जो है इन चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जब भी आप बहुत अच्छे बच्चे जो है वो प्रोड्यूस तो नहीं कह सकती मैं, बहुत अच्छे बच्चे आप रेस कर सकती हैं, पाल सकती हैं। अच्छा, अगर आपका बच्चा ये कहता है कि आप मेरी केयर ही नहीं करती हैं, आपको मेरी कोई परवाह ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको अपने रवैये में अफेक्शन और लव लाने की जरूरत है। यानी आपका बच्चा अगर इस टाइप के कोई भी जुमले कह रहा है, तो आपको अगेन अपने पेरेंटिंग के ऊपर फोकस करने की जरूरत है कि आपको कहाँ कहाँ ट्रेनिंग की जरूरत है, कहाँ कहाँ आपको दूसरे पेरेंट्स से डिस्कशन की जरूरत है, कहाँ कहाँ आपको रीडिंग की जरूरत है। तो ये तमाम चीजें आपको बच्चे की बातों से ही, ड्यूरिंग एक्सप्रेशन ही आपको पता चलेगा। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगी कि जो बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है जब बच्चा गुस्से का इजहार कर रहा होता है, वो लिसन लिसन एंड लिसन ओनली। क्या आप सिर्फ बच्चे से आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए उसकी तमाम बातों के ऊपर फोकस करें, लिसन करें, वो कौन से टाइप का जो कंटेंट है वो आपसे शेयर कर रहा है, कौन से ट्रिगर्स हैं, कौन से चीजें जो आपको भी एज अ पेरेंट अंडरस्टैंड करने की या रियलाइज करने की जरूरत है। और यहीं से ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपको भी अपने अंदर तब्दीली लाने की जरूरत है। अच्छा, फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि गुस्सा एक्सप्रेस करते हुए बच्चे को 5 या 10 मिनट हो चुके हैं, तो ये वो टाइम होता है जब बच्चे को आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्ट इस तरीके से नहीं कर सकते कि आपने फौरन चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, नहीं।
या बच्चे को मारा पीटा नहीं। डिस्ट्रैक्ट करने का मतलब ये होता है कि आप कोई ऐसा काम करेंगे जिसकी वजह से बच्चा जो एक एंग्री स्टेट में आया हुआ है, ये एग्रेसिव स्टेट में आया है, उससे उसकी तवज्जो हट के, यानी ब्रेन के उस पोर्शन से आप उसको हटा के उसको कॉर्टेक्स की तरफ लेकर के आएंगे। तो उसमें जैसे आप क्या कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ, जैसे आप उसको कोई पानी दे सकते हैं, आप जो है उसके बात को सुनते हुए कोई अच्छा जुमला बोल सकते हैं, या आप जैसे मैं आपको कहूं कि डिस्ट्रैक्शन में ये भी आ सकता है कि आप अपने बच्चे का हाथ पकड़ लें और उसको यहाँ टैप करें, या आप उसके शोल्डर के ऊपर आप टैप करें। तो ये चीजें जो है वो बच्चा एकदम से जो है वो काम डाउन होना शुरू हो जाएगा। या आप ये भी कर सकते हैं कि जो बच्चा बता रहा है उससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उस वक्त, कि अच्छा अगर ऐसा है, अगर बच्चा आपसे ये कह रहा है कि आप तो हमेशा ऐसे ही करती हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि अच्छा आप मुझे कोई एक मिसाल दें। बच्चा फिर मिसाल देगा, तो उस दौरान क्या होगा, बच्चे का जो एंगर जो है वो थोड़ा थोड़ा नीचे आने लगेगा। फिर आप पूछे अच्छा आपको ऐसा लगा इस सिचुएशन में, यानी आपने अपनी टोन बिल्कुल ऐसे ही रखनी है जिससे कि इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ, गुस्से का इजहार नहीं करना है। फिर बच्चे ने कहा कि हाँ उस वक्त ऐसा हुआ था, यानी बच्चा फिर अपनी मेमोरी पे जोर डालेगा। ठीक है, वो उस स्टेटमेंट से निकल आएगा कि आप तो हमेशा ही ऐसा करती हैं। फिर क्या होगा, वो अपनी मेमोरी में जाएगा, चेक करेगा कि मम्मा ने ऐसा कब किया था या पापा ने ऐसा कब किया था। तो उसमें क्या होगा कि वो जो जिस स्टेट में वो होगा उससे वो डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर आप कहेंगी कि अच्छा तुमको ऐसा लगा था, तो चलो अब मैं नेक्स्ट टाइम शायद कोशिश करूं कि ऐसा ना हो, या तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा था, या शायद मैं थकी हुई होंगी। तो उस वक्त बच्चा मजीद काम डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये है कि आपने बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप क्या कर सकती हैं कि बच्चे को कुछ खाने के लिए भी ऑफर कर सकती हैं। जैसे आप उसको पानी का ग्लास ऑफर करते हैं कि अच्छा तुम ये पानी तो पियो, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ, मुझे पता है ये बहुत मुश्किल टाइम था आपके लिए, मुझे आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो, मैं इस बारे में सोचूंगी, अच्छा पहले आप ये पानी तो पियो बेटा। इस तरीके से जब आप बात करेंगे और जैसे ही बच्चे ने पानी का एक सिप लिया, आप समझे वो पानी का एक जो घूंट है वो बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जैसे आग, जलती हुई आग के ऊपर पानी डाल दिया। और आप देखेंगे कि एक सडन चेंज बच्चे के बिहेवियर में आएगा। बच्चे को सबसे पहले क्या रियलाइज होगा कि मेरी माँ मुझे अंडरस्टैंड कर रही है, मेरे पेरेंट्स मुझे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मेरे इमोशंस उनको समझ आ रहे हैं। असल में हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, हमारी ये कह लें मुआशरे के साथ, कि हम इश्यूज को एड्रेस नहीं करते हैं, हम इश्यूज को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, हम खुद भी जो है उसी मोड में आ जाते हैं और हम उसको रिजेक्ट कर देते कि यू आर नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस एंगर। हम उस चीज को एड्रेस ही नहीं करते हैं ना। तो इसी वजह से क्या होता है कि वो फिर एंगर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। फिर वो एंगर किस फॉर्म में सामने आता है, जब बच्चे और बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो आप देखें वो अक्सर फाइट में एंगेज हो जाते हैं। कोई भी बात उनको एकदम से हाइपर कर देती है। क्यों? क्योंकि आपने उनको वेंटिलेशन का दिया ही नहीं, आपने स्ट्रैटेजीज ही यूज नहीं की। फिर साथ साथ ये है कि डिस्ट्रैक्शन में पानी आपने ऑफर कर दिया, या आपने कोई खाने की चीज ऑफर कर दी, और साथ साथ आप सुनते जा रहे हैं, आपने उनका हाथ भी होल्ड किया हुआ है, कंधे पे भी हाथ रखा हुआ है। या डिस्ट्रैक्शन में ये भी हो सकता है कि अगर बच्चा खड़े हुए हालत में ये सब कुछ बोल रहा है, तो आप उसको जैसे चेयर ऑफर कर दें, अच्छा इधर आके बैठो, मैं अब सुन रही हूँ, ठीक है आप जो कह रहे हो यहाँ बैठो, उसको बिठा दिया आपने। या अगर वो बैठे बैठे या लेटे लेटे एकदम से गुस्से में आ गया है, जैसे हम छोटे बच्चे कर रहे होते हैं, तो आप उनकी पोजीशन चेंज कर दें, या आप उनको जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं। तो इस तरीके से क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन जो होती है ना, ये बच्चे को उस स्टेट से निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। फिर साथ साथ मैं ये कहूंगी कि अगर बच्चा जैसे आप चाहते हैं वाकई उस इश्यू को एड्रेस करें, तो आपको स्कूलिंग टाइम का इंतजार करना पड़ेगा। जैसे जब तक बच्चा नॉर्मल स्टेट में नहीं आ जाता है, तो आपकी कोई एडवाइस, कोई सजेशन, कोई भी तरीका बच्चे को किसी सूरत हेल्प
नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वो उस वक्त एंग्री स्टाइल में या एंग्री जब वो एक्सप्रेस कर रहा होता है इमोशंस एंगर के, तो उस वक्त उसका जो ब्रेन का जो पोर्शन होता है वो दूसरा एक्टिव होता है। तो उस टाइम वो जो ब्रेन का पोर्शन है वो उस टाइम किसी टाइप की कोई सजेशन, कोई तरीका, कोई कंट्रोलिंग स्ट्रेटेजी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो उस वक्त करेगा जब बच्चा वापस कॉर्टेक्स में आएगा, उसका थिंकिंग स्टाइल जो है वापस एक्टिव हो जाएगा, तो उस वक्त वो इस चीज को अंडरस्टैंड करेगा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये कहूंगी कि अगर जैसे आपने उसको कुछ भी खाने या पीने के लिए दे दिया है और ये चीजें उसको हेल्प कर रही हैं, तो आप जो है जैसी जब एक सडन चेंज अगर बच्चे के अंदर देख रहे हैं कि वाकई वो अब रिलैक्सेशन की तरफ जा रहा है, या वो अब कूल होता जा रहा है, या आपने अब देखा कि अब वो उसका कूलिंग टाइम आ गया है, यानी अब वो बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब जब वो ठंडा हो गया तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जिसमें आप उसके एंग्री स्टाइल को या एंगर को एक्सप्रेस करने के का जो तरीका है उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजीज आप यूज कर सकती हैं। उसमें जैसे जब उसका कूलिंग टाइम स्टार्ट हुआ तो उसमें आप क्या कर सकती हैं कि जब भी बच्चे से बात करें या उसके बाद बात करें तो उसमें आप हमेशा जो है बच्चे की जो पॉजिटिव चीजें हैं या जो अच्छी बातें हैं उसके बारे में बात करें। जैसे बच्चा बिल्कुल अब नॉर्मल स्टेट में आ गया तो आप कहेंगे वाओ, कल तुमने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो तो बहुत अच्छा था, या कल जो या आज सुबह जिस तरीके से तुमने जैसे फोकस किया था असाइनमेंट करने में, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। इसमें क्या होगा कि जब बच्चा इस टाइप की जुमले अपने पेरेंट्स के मुंह से बार बार सुनेगा तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर प्लेजर, जॉय, सेटिस्फैक्शन आएगा। और जब जैसे जैसे ये चीजें आती जाएंगी बच्चे के अंदर, तो जो नेगेटिव चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली कम होती जाएंगी। क्योंकि मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि जो पेरेंट्स हैं, ये जो केयर गिवर हैं, वो अमूमन पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव चीजें हाईलाइट कर रहे होते हैं, या वो नेगेटिव अकरेंसेस की बात करते हैं या नेगेटिव अफेयर्स की बात कर रहे होते हैं। और जैसे जैसे नेगेटिव अफेयर्स बच्चे के सामने हाईलाइट होते हैं तो बच्चा एक अजीब से जहनी दबाव, जहनी तनाव का शिकार हो जाता है, और उसकी वजह से जो है वो एंगर फिर उसके अंदर पलने लगता है, और जो कुछ उसने पहले सीखा होता है, चाहे वो कार्टून से सीखा हो, पेरेंट्स से सीखा हो, किसी भी वजह से जो उसके अंदर दबावा होता है, वो एक हल्का सा ट्रिगर उसको एकदम से बाहर निकाल देता है। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगी कि अगर आपको वाकई ऐसा लगता है कि आपका बच्चा बार बार एंग्री मोड में आता है या वो बार बार एग्रेसिव हो जाता है, तो स्पोर्ट्स, जो मुख्तलिफ टाइप के जो गेम्स हैं वो बच्चे को बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं उसकी एंग्री फीलिंग को वेंटिलेट करने के लिए। स्पोर्ट्स को मैं कहूंगी कि ये बहुत ज्यादा सेफेस्ट सिक्योर तरीका है। इसमें बच्चा अपना एंगर ब्यूटीफुली ग्रेसफुली एक्सप्रेस करता है। इसमें आप अपने बच्चे को जैसे किसी भी टीम का हिस्सा बनाएं, जैसे आप बच्चे को एंगेज कर सकते हैं बॉक्सिंग में, बॉक्सिंग में वो बार बार पंच करेगा। मार्शल आर्ट बच्चों को आप सिखा सकते हैं, ये भी एक बहुत पॉजिटिव वे है एंगर को रिलीज करने का। बच्चे को फुटबॉल की किसी टीम का हिस्सा बनाएं या कोई कोचिंग दिलवाएं, सॉकर है, कराटे है, टेबल टेनिस है, या एनी फिजिकल स्पोर्ट्स जिसके अंदर हिटिंग और पंचिंग शामिल हो। तो ये जो कुछ बच्चे ने जितना कुछ सीखा होता है हिटिंग और पंचिंग के लिहाज से, वो बच्चा उसको एक्सप्रेस करता है, और ये एक बहुत हेल्दी वे है अपने एंगर को वेंटिलेट करने का तरीका। आ, आपने ये जो भी ये बताया ये वाली स्ट्रेटजी, तो ये कहीं नेगेटिव साइड पे तो नहीं यूज हो जाएगी? मेरा मतलब बच्चा अगर बहुत ज्यादा अग्रेसिव है तो वो इस किस्म की चीजें सीख के कहीं वो दूसरे लोगों के सर ही फाड़ने शुरू कर दे। नहीं 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 नहीं, देखें जब बच्चा इस टाइप की एक्टिविटीज में एंगेज होगा ना, पंचिंग या वो हिटिंग कर रहा है, जैसे बॉल को मार रहा है या टेनिस खेल रहा है या मार्शल आर्ट या कराटे सीख रहा है, तो आप देखिए उसमें वो अपनी एक फिजिकल एनर्जी को रिलीज कर रहा है ना। बाज दफा ये भी तो हो सकता है ना कि जैसे उसकी वो फिजिकल एनर्जी की प्रॉब्लम नहीं है,
उसको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, तो ये इसके मैं भी लिए आगे डॉक्टर्स। बताऊंगी। हाँ हाँ, ये मैं आगे बताऊंगी भी, तो बहुत सारे तरीके हैं ना। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि सभी लोगों ने सारे ही तरीके अपने बच्चों पे अप्लाई करने, नहीं। आपको जितने मैं तरीके बता रही हूँ उसमें से आपने ये देखना है कि आपके बच्चे के लिहाज से कौन सा सूटेबल है। अगर आपका बच्चा बहुत कमजोर है, ना तवाएं, या उसके अंदर फिजिकल एनर्जी नहीं है, बहुत दुबला पतला है, और आपको ऐसा लगता है कि वो ये स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता है, तो प्लीज उसको इन स्पोर्ट्स में ना डालें। वो तो बल्कि फिर और ज्यादा बच्चे के लिए ट्रिगर बन जाएंगे ये स्पोर्ट्स। तो इसमें से आपने सिर्फ वही स्ट्रैटेजीज लेनी, ये मैं एक ओवरऑल एक जर्नल डिस्कशन बता रही हूँ कि आपने इसमें से कोई भी चीज सिलेक्ट करनी है, एक सिलेक्ट करनी है, दो करनी है, चार करनी है, या 10 करनी है, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, इसके साथ साथ में एक तरीका और आपको बताऊंगी, वो है स्टोरी टेलिंग या फेथ टीचिंग का। स्टोरी टेलिंग का जो तरीका है उसमें जैसे आप अपने छोटे बच्चों को जब वो बेड टाइम पर होते हैं, या वो दिन में अगर आप उनको नैप करवा रहे हो, उस टाइम पे आप उनको लिटाएं अपने साथ, और उनको आप ऐसी कहानियां सुनाएं जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज हों। ऐसी कहानियां सुनवाएं जिसमें किसी प्रॉब्लम को मैनेज किया गया है, या ऐसी कहानियां सुनाएं जिसके अंदर जो है कोई जैसे एंगर में था, या कोई बच्चा एंग्री मोड में था, लेकिन उसने उसको एक्सप्रेस करने के बजाय कोई और तरीका यूज किया। जैसे आप इस टाइप की कहानी सुना सकते हैं कि छोटे बच्चे हैं, तो आप उनको इस तरीके की कहानी सुना सकते हैं कि जैसे एक दो बच्चे थे स्कूल के अंदर, और वो प्लेग्राउंड में खेल रहे थे, तो क्या हुआ कि कुछ और बच्चे आए, उन्होंने जो है एक बच्चे को मारना शुरू कर दिया। तो उसपे जैसे ये कहानी सुनाते हुए आप अपने बच्चे से मुख्तलिफ सवालात भी पूछ सकते हैं ना। तो जैसे आप ये कहेंगे कि एक बच्चे ने उसको मारना शुरू कर दिया, तो आपके ख्याल में बेटा उस वक्त उस बच्चे को क्या करना चाहिए था? आपका बच्चा अगर उसने कुछ सीखा नहीं होगा तो वो फौरन ये कहेगा कि उसको दूसरे हाथ से घूंसा मार देना चाहिए था, फॉर इंस्टेंस। तो अगर आपका बच्चा ये कहता है तो वहीं पे आप उसे करेक्ट करें, या अगर आप ये सवाल नहीं पूछना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे ही उस बच्चे को दूसरे बच्चे ने मारा, तो उस बच्चे ने उसी वक्त चीखना शुरू किया। उसने सबसे पहला लफ्ज मुंह से क्या निकाला? हेल्प, हेल्प, हेल्प। और जो करीब उनकी टीचर खड़ी हुई थी वो फौरन मुतवज्जा हुई, और वो फौरन भागती हुई आई। और उस तरीके से क्या हुआ कि उन टीचर ने आके उस बच्चे को फौरन अलग किया, और इस तरीके से दूसरे बच्चे को पनिश मिली, और वो बच्चा सेफ रहा। फिर आप अपने बच्चे से कहें कि अगर वो बच्चा, आप बताओ बेटा, कि अगर वो बच्चा हेल्प पुकारने के बजाय या हेल्प बुलाने के बजाय अगर वो बच्चा खुद ही मारना शुरू कर देता, और मार मार के उसको कर देता, वो बहुत बुरा हाल कर देता, तो आपके ख्याल में फिर क्या होता उस बच्चे के साथ? तो आपका बच्चा यकीनन ये कहेगा मे बी कि वो उस बच्चे को सस्पेंड कर देते। तो फिर आप यहाँ पे इंटरवीन करेंगे और अपने बच्चे को फिर कहेंगी कि देखा, हेल्प बुलाने से क्या होता है कि आप भी सेफ रहे, वो बच्चा भी मुसीबत से बच गया, और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आपका ये मसला भी हल हो गया, और नेक्स्ट टाइम उस बच्चे को भी पता होगा कि आप कितने अच्छे तरीके से सीख सकते हो। इसके साथ साथ कहानी के दौरान आप अपने बच्चे को ये बोल सकते हैं कि अच्छा जरा मुझे ये बताओ कि कितनी जोर से आप हेल्प चीख सकते हो, हेल्प, हेल्प। तो इस तरीके से आप अपने स्टोरी टेलिंग के दौरान ही आप अपने बच्चे की प्रैक्टिस करवा देंगे कि कभी भी ऐसा कोई वक्त आए, कोई ऐसा ऐसी मुसीबत आए, तो उसने हेल्प के लिए अपने पूरी एनर्जी लगा के किस तरीके से चीखना है। और जैसे अगर बच्चा बड़ा है तो सेम यही स्ट्रैटेजी उसको हेल्प करेगी कि वो उस वक्त जो है हेल्प के लिए किसी को भी पुकार सकता है, या अपने मोबाइल पे जो है 911 कॉल कर सकता है, या वो जो है जैसे इस टाइप की ट्रेनिंग्स भी होती हैं जिसमें आपको फाइट करना बताया जाता है कि जब कोई आपको पंच कर रहा हो तो आपने उसको कैसे किस हाथ से रोकना है, क्या करना है। जो ये ट्रेनिंग असल में मैंने की हुई है, तो इसलिए मुझे अंदाजा है कि अगर कोई एग्रेसिव हो आपके साथ फिजिकली तो आपने उसका हाथ कैसे रोकना है, कैसे पुश करना है, और किस तरीके से अपना बचाव आपने करना है, और फिर वहां से आपने क्या तरीका यूज करना है। तो ये भी एक तरीका है। इस तरीके से क्या होगा कि अगर छोटे बच्चे हैं और स्टोरी टेलिंग के दौरान अगर आपका बच्चा ये चीजें सीख जाता है, तो उससे क्या होगा कि जब रियल लाइफ में ये सिचुएशन आएंगी तो वो यही तरीके अप्लाई करेगा।
स्टोरी टेलिंग में ये भी मैं कह सकती हूँ कि जब बच्चा आपका कोई कार्टून देख रहा है और आपको ऐसा लगा जैसे वो टॉम एंड जेरी का कार्टून देख रहा है, टॉम एंड जेरी का कार्टून मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव कार्टून है, इसमें बहुत ज्यादा मार धाड़ दिखाई जाती है। और इसका जो सबसे बैड एस्पेक्ट इस कार्टून का ये है कि इसमें ये दिखाते हैं कि टॉम ने जेरी को फ्लैट कर दिया, उसके बाद वो वापस अपनी असल हालत में आ जाता है। लेकिन इन रियल सिचुएशन तो आप देखें ना कि इंसान अपनी असली हालत में नहीं आता है, या वो जो होता है वो, यानी इसमें बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि अजीबोगरीब टाइप की स्ट्रेटेजीज होती हैं। अगर आपका बच्चा वो देख रहा है तो वहां आप अपने बच्चे के पास बैठ के उस वक्त उसे गाइड कर सकती हैं। आप उसको ये बोल सकती हैं, देखो ये इसने कितना गलत किया है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके बजाय आप मुझे बताओ, आप कार्टून में पॉज करें और बच्चे से पूछें, आप मुझे बताओ कि और इसके अलावा क्या कर सकता था। यानी इस तरीके से आप अपने बच्चे का माइंड शिफ्ट कर सकती हैं। फेट टीचिंग जो है वो बड़े बच्चों के लिहाज से बहुत अच्छी रहती है, जिसमें आप साहबाए कराम के मुख्तलिफ किस्से उनको सुना सकती हैं, या मुख्तलिफ टाइप की जो अहादीस हैं जिसमें हमारे जो लास्ट प्रॉफिट है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से गुस्से को मैनेज करने के तरीके बताए कि आप पानी पी लें, बैठे हैं तो लेट जाएं, लेटे हैं तो आप खड़े हो जाएं, या आप एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाएं, ये तमाम जो है फेट टीचिंग्स हमें वहीं से ही मिलती हैं। तो आप उनको डिफरेंट उसमें जो है वो हदीसें सुना सकते हैं, और इस तरीके से बच्चों को समझ आएगा कि कैसे उन्होंने मैनेज करना है। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगी कि अपने बच्चों को आप जो है वो ये जरूर देखें कि वो किस टाइप के कार्टून वॉच कर रहे हैं, या वो किस टाइप का सोशल मीडिया देख रहे हैं। अगर वो इस टाइप का सोशल मीडिया देख रहे हैं कि जिसमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव मूवीज हैं, या वो वायलेंट कार्टून वॉच कर रहे हैं, तो उनको वो वॉच ना करने दे। उसके बजाय उन्हें कुछ और बताएं कि ये, बल्कि उन्हें इसकी वजह बताएं कि ये इस तरीके से आपके ब्रेन को ट्यून कर देगा, और इस तरीके से आपकी पर्सनालिटी डैमेज होगी, आपका ब्रेन डैमेज हो जाएगा। इसके बजाय आप ये देखें, बल्कि मैं ये कहूंगी कि उनके साथ बैठ करके देखा करें। बच्चों को अकेले कभी भी जो है टीवी के आगे बिठा के अपने काम में मसरूफ ना हो जाएं। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगी कि एज अ पेरेंट जो है कंप्लेनिंग, क्रिटिसिज्म या बैक बाइटिंग जो है बच्चों के लिए, वो तरीका आप कभी भी यूज ना करें। क्योंकि जहां आप बैक बाइटिंग करते हैं, बच्चों को सारा दिन क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या बच्चों को कंप्लेन करें कि तुम तो ऐसे ही हो, या तुम तो इसी तरीके से करते हो, उससे क्या होता है कि बच्चे में बहुत ज्यादा नेगेटिव इमोशंस आते हैं, उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है, सेल्फ स्टीम लो हो जाती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। और फिर क्या होता है कि जब वो किसी भी सिचुएशन में आते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो फिर रिएक्ट करते हैं, वो एक्टिव नहीं होते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि आपकी जो क्रिटिसिज्म करने की, बैक बाइटिंग की, या बच्चे इसके अगर आप बार बार कंप्लेन करें, तो ये चीजें बच्चे को अंदर से खोखला कर देती हैं। और जब बच्चा अंदर से एम्प्टी हो जाता है तो एम्प्टी बच्चे ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। उनके मुकाबले में वो बच्चे जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, हर वक्त जॉय और प्लेजर के मूड में रहते हैं, या लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं, या उनकी सेल्फ स्टीम बहुत हाई होती है, या वो एक बहुत पुरएतमाद होते हैं। साथ साथ मैं ये कहूंगी कि आप अपने बच्चों की जो है ना स्ट्रेंथ और एबिलिटीज के ऊपर फोकस करें एज अ पेरेंट्स, उनकी डिसेबिलिटीज पे फोकस ना करें। मैं यही कहूंगी कि आप ये देखें, मैं आपको पानी का गिलास दिखाती हूँ, अगर आपके बच्चे के अंदर सिर्फ यही सलाहियतें मौजूद है तो आपने इसके ऊपर फोकस करना है। ये नहीं फोकस करना कि तुम्हारे अंदर ये चीजें नहीं है। क्योंकि जहां आप जो चीज बच्चे में नहीं है, या बच्चा डिसेबल्ड है, या काम करने से कासिर है, आप बार बार वही बोले जाएंगे कि तुम तो इसी, तुमसे तो ये होता ही नहीं है, तुम तो इंतहाई सुस्त आदमी बच्चे हो, या तुम तो ऐसे हो, या फला का बच्चा कितना अच्छा है। तो ये चीजें बच्चे के अंदर एंगर प्रोड्यूस करती हैं, बच्चे का कॉन्फिडेंस खत्म कर देती हैं, बच्चे की सेल्फ स्टीम बहुत ज्यादा लो हो जाती है। और इस टाइप के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा एंग्री होते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि अपने बच्चों की एबिलिटीज, जो भी अल्लाह ने एबिलिटीज दी आप उनके ऊपर फोकस करें। यहाँ पे मैं एक खास मिसाल ये देना चाहूंगी कि देखिए, हर बच्चा एक डिफरेंट सलाहियत लेके पैदा होता है, एक डिफरेंट टाइप के मूड के साथ और टेम्परामेंट के साथ आता है। जैसे बिल्कुल ये वही बात है कि अगर एक बच्चा आम है तो उसको अमरूद बनाने की कोशिश ना करें,
अगर एक बच्चा अमरूद है तो उसको आम बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप आम को कभी भी अमरूद नहीं बना सकते और अमरूद का आम नहीं बना सकते। इसमें आप सिर्फ उनको डैमेज कर सकते हैं, आप उनको डैमेज कर सकते हैं, लेकिन उनको आप वो कभी नहीं बना सकते। तो मेरा यहाँ पे ये मशवरा होगा कि आप जो है सिर्फ बच्चों के अंदर जो एबिलिटीज हैं उन्हीं को प्रमोट करें, सारा दिन उसी के ऊपर फोकस करें, सारा दिन उसी को ही हाईलाइट करते रहें, उससे बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा। इसके साथ साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि अपने बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी सिखाएं। उनको जैसे आप ये सिखाएं कि स्टोरी टेलिंग के जरिए आप उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी सिखा सकते हैं, फेट टीचिंग के जरिए उनका कोई रिलैक्सेशन ग्रुप आप ज्वाइन करवा दें, कोई डिस्कशन ग्रुप, या उनको जैसे कोई प्रॉब्लम दें। जैसे बच्चे अगर बैठे हुए आप उनको कोई प्रॉब्लम दे और कहें कि चलो इसका मुझे सोल्यूशन लिख के बताओ कि इसका क्या है, या वर्बली आप एक्सप्रेस करो कि ये दो बच्चे हैं, आपने कोई एक स्टोरी उनको बताई, आपके जैसे बड़े बच्चे हैं और आपने उनको कोई एक सिचुएशन दी कि ये एक एंग्री सिचुएशन, आपने उनको सिनेरियो बताया और अपने बच्चों से कहा कि अब मुझे आप बताएं कि इनको क्या करना चाहिए। यहाँ पे बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग और उनका जो सोचने समझने की सलाहियत है वो एक्टिव होगी और वो इसका सोल्यूशन खुद ही ढूंढेंगे और फिर वो आपको बताएंगे कि इस सिचुएशन में इस बच्चे को ये करना चाहिए था तो वो सेफ रहता, इस बच्चे को इसके बजाय ये करना चाहिए था। इस तरीके से क्या होगा कि वो स्ट्रैटेजी सीखेंगे। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगी कि आप उनको जैसे रिलैक्सिंग और कामिंग स्ट्रैटेजी सिखाएं, जैसे उसमें आप उनको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखा सकते हैं, ग्राउंडिंग टेक्निक सिखा सकते हैं, मेडिटेशन सिखा सकते हैं। ये तमाम चीजें आप बिलीव करें यूट्यूब पे मौजूद हैं। बच्चों के लिहाज से डिफरेंट स्ट्रैटेजीज और यूट्यूब वीडियोस मौजूद हैं, वो लगाएं। योगा करें, बच्चों के साथ बैठ के करें। ये तमाम स्ट्रैटेजीज बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा काम लेकर के आएंगी, एक ठहराव लेके आएंगी बच्चे के अंदर। और इसके साथ साथ जो है कामिंग स्ट्रैटेजीज ये भी हो सकती हैं, जैसे स्विमिंग है, ये भी बहुत कामिंग स्ट्रैटेजी है। कलरिंग है, स्केचिंग है, पेंटिंग है, इन सब में बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा होता है। लेकिन मैं एक जैसे आपको कहूँ कि जो डीप ब्रीदिंग है इटसेल्फ ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। डीप ब्रीदिंग आपके अंदर जो एंगर है, जो आपके अंदर एक अप एंड डाउन हो रहा होता है बच्चों के अंदर, उसको काफी हद तक ठहराव उसके अंदर आ जाता है। और जैसे डीप ब्रीदिंग में आपको बताऊं 4-7-8 एक्सरसाइज, जैसे बच्चा जब सोने के लिए लेट गया है तो आप उससे कहें और खुद भी उसके साथ आप प्रैक्टिस करें, जैसे 4 डीप ब्रीदिंग कर ली, सिर्फ 1 मिनट आपको लगेगा। और सुबह जैसे ही बच्चा उठता है, आपने उसको सलाम किया या बच्चे ने आपको सलाम किया, आपने उसको हक किया, उसके बाद आपने जल्दी से बच्चे को कहा कि चलो 4 डीप ब्रीदिंग करते हैं और आपने भी उसके साथ किया। अगर आपका बच्चा जैसे मना करे कि नहीं ये क्या है, तो आप फौरन कहेंगे असल में मुझे आपके साथ करके बहुत मजा आता है और मुझे ये सारा दिन बहुत ज्यादा पुरसुकून लगता रखता है ये तरीका ना, तो मैं असल में आप ही के साथ इंजॉय करती हूँ ये करना ना, तो प्लीज यार करो मेरे साथ। आप यकीन करें जब आप इस टोन में बात करेंगी तो आपका बच्चा एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि वाह मैं तो अपनी मामा की हेल्प कर रहा हूँ, और वो आपके साथ ऑटोमेटिकली वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना शुरू कर देगा। और फिर दिन में भी अगर आपको जैसे लगता है कि आप बच्चा एकदम एंग्री मोड में जाने वाला है, क्योंकि माओ को पता होता है कि कब बच्चा हाइपर होने वाला है या कौन सी चीज ऐसी सिचुएशन हो गई कि अब बच्चा हाइपर हो जाएगा, तो आप उसी वक्त उसको खड़े हो बोलो यार मेरे साथ डीप ब्रीदिंग करो, मुझे डीप ब्रीदिंग कराओ, मुझे कुछ हो रहा है। तो बच्चा फौरन आपके साथ डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर देगा। बच्चे को पता ही नहीं होगा कि असल में आप जो है वो बच्चे को मैनेज कर रही है या बच्चा आपको मैनेज कर रहा है। तो ये चीजें हैं। इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, वो है ये कि देखिए माजी में जो कुछ हो चुका है या गुजर चुका है वो गुजर चुका है। आपके बच्चे का भले चाहे कोई भी रवैया रहा हो, जो मैं आपको बात कहने जा रही हूँ वो ये है कि कभी भी जो है ना माजी की चीजें बच्चों के सामने रिपीट ना करें। अगर बच्चा मोगरी एंग्री मोड के अंदर आया हुआ है या वो कोई और बदतमीजी कर रहा है तो उसके पिछले किसी वाक्य को एज अ रेफरेंस यूज ना करें। अगर जहां आपने वो पिछला रेफरेंस बच्चे को दिया, ये चीज बच्चे के लिए इतनी डैमेजिंग है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो एज अ पेरेंट आप सिर्फ ये सोचें कि जो हो गया वो गुजर गया, उसका कोई रेफरेंस बच्चे को नहीं देना, उसका कोई ताना बच्चे को नहीं मारना है। इवन मैं आपको लिटरली बताऊं, मैंने ऐसे भी पेरेंट्स देखे हैं जब वो किसी को
किसी से अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो बच्चों की ऐसी ऐसी बातों से इंट्रोड्यूस कराते हैं कि बच्चा शर्म के मारे मरने के काबिल हो जाता है। यानी वो कहते हैं कि ये मिले हमारे इस बच्चे, ये इतना तेज है, ये तो जहां जाता है सबके मुंह पे चमाट मार देता है, ये तो किसी के काबू में नहीं आता है। यानी जब आप बच्चे को ये चीजें रिपीट करेंगे, एक तो आप ये वैलिडेट कर रही हैं, कंफर्म कर रही हैं कि ये बच्चा तो है ही इसी तरीके का। तो मेरी यहाँ पे रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने बच्चे के सामने माजी की चीजें रिपीट ना करें, दूसरों से जब इंट्रोड्यूस कराएं तो सही तरीके से इंट्रोड्यूस करवाइए। और जो सबसे आखिर में मैं जो एक टिप देना चाहूंगी, अगर ये इनमें से कोई तरीका भी आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल नहीं हो रहा है तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई मुजायका नहीं है, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, अभी उन्होंने 18 साल की उम्र क्रॉस नहीं की है। अगर अभी आप प्रोफेशनल हेल्प ले लेंगे, उनकी साइकोथेरेपी काउंसलिंग करवा लेंगे, या उन्हें कोई मेडिसिन की जरूरत है, अगर आप वो ले लेंगे तो उससे क्या होगा कि वो उनके अंदर एक स्टेबिलिटी लेकर के आएगी और वो एक एंग्री स्टाइल उनकी पर्सनालिटी का पार्ट नहीं बनेगा। क्योंकि जो बच्चे इसी स्टाइल में एंगर को एक्सप्रेस करते हुए बड़े हो जाते हैं, एडल्ट लाइफ में आते हैं, तो फिर वो उनके मिजाज का हिस्सा बन जाता है। फिर जब वो शौहर बनते हैं तो वो अपनी बीवी के साथ गुस्सा करते हैं, फिर जब वो बाप बनते हैं तो वो अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा गुस्से का सबब बनते हैं, जब वो ससुर बनते हैं तो वो अपना वही गुस्सा अपनी बहू पे, अपने बच्चों पे निकाल रहे होते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई मुजायका नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये तो एक तरीके की आप हेल्प कर रहे हैं ना, जैसे अगर आपके बच्चे को नजला खांसी हुआ तो क्या आप उसको सही करने के लिए हेल्प नहीं करेंगे, कोई दवा का बंदोबस्त नहीं करेंगे, कोई रेमेडी अप्लाई नहीं करेंगे, आप करेंगे। तो इसी तरीके से आप प्रोफेशनल हेल्प लेने में जरा ना हिचकिचाएं, फौरन जो है राब्ता करें अगर मेडिसिन की जरूरत है, क्योंकि आजकल ऐसी मेडिसिन आई हुई हैं जो बच्चों के गुस्से को काम डाउन कर देती हैं। तो ये मेरी तमाम एडवाइस थी, और आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो भी इसमें से सूट करे अपने बच्चे के लिहाज से आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि माओ को बहुत बेहतर तौर पे पता होता है कि कौन सी स्ट्रेटेजी बच्चे के लिए सही है। तो यहाँ पे आप मुझे बताएं कि कोई क्वेश्चन है। आपकी आवाज नहीं आ रही गुलनाज। I was muted. ओके। क्वेश्चन तो मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ कमेंट्स हैं। लुबना इकबाल कह रही हैं कीप अप विद द गुड वर्क, माशाल्लाह। और सादिया हुमा ने लिखा है शियली आई डोंट एग्री विद यू इन दिस पॉइंट। वो कौन सा पॉइंट था, कुछ पता चलेगा? आई थिंक वो गेम्स वाला जो आपने कहा था ना कि वो वाली मार्शल आर्ट और बॉक्सिंग वगैरह सिखाएं, तो वो इट नहीं डिपेंड्स नहीं, ऑन उसमें के। ये डिपेंड करता है कि एक तो आपके बच्चे का अपना टेम्परामेंट क्या है उसमें, दूसरा मैं आपको ये कहूंगी कि इसमें आप जो है ना इसको गूगल करें, आपको ऐसी रिसर्चेज मिलेंगी। अब मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगी कि आपको पता है कि आपके बच्चे की प्रॉब्लम क्या है। अगर तो आपको ये हाँ, लग रहा है कि उसकी जो है वो एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, एग्जैक्टली। तो फिर वो जो है उसके लिए स्ट्रेटजी ये वाली हो सकती है कि वो हाँ। अपनी एनर्जी रिलीज करने के लिए ये गेम्स हेल्पफुल हो सकती हैं। तो माशाल्लाह वेरी इंफॉर्मेटिव, इशरत कह रही है गोल इज राइट, यानी वो अब एग्री हो गई है। क्योंकि ये तमाम जैसे अगर बहुत से ऐसे बच्चे थैंक होते यू। हैं, आपने कहानियां सुनाए तो वो आपको पहले ही जुमले में कह देंगे या हमें कहानियां ना सुनाए। तो ये स्ट्रेटेजी इसका मतलब है आपके बच्चे के लिए है ही नहीं। अब आप कहें हाँ। नहीं मैंने तो ये सुना था सेशन के दौरान, आपको तो कहानी सुननी पड़ेगी। अब आप क्या है, आपकी उसने कहानी एक तरीके से ट्रिगर बन जाएगी, उसने हाइपर नहीं होना, तो वो जो है वो हाइपर हो वो जाएगा। हाइपर हो जाएगा आपकी कहानी सुन के। तो इसमें जो है आपने अपने बच्चे को देखना है कि कौन सी स्ट्रेटेजी उसके लिए हेल्पफुल है। मैंने तो क्योंकि एक हम जर्नल लोग बात की है। एज अ मदर्स भी, हम लोग सारा दिन के वो क्या उसको कहते हैं ना, हम लोग भी एग्जॉस्ट हुए होते हैं। तो बस जब छोटी सी बात है तो इससे पहले कि बच्चा ट्रिगर हो, हम लोग खुद ट्रिगर हो जाते हैं। हाँ। तो ये जो चीजें हैं ना, ये थोड़ा सा इट्स हार्ड बट वी हैव टू डू दैट। हम्म। तो थैंक यू सो मच अर्शी, आपके दिस वंडरफुल सेशन और योर नहीं, मुझे ऑल भी दिस मजा आया। इंफॉर्मेशन। तो
अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आई सेड यस, आप ठीक समझी कि मैं किस पॉइंट पे नॉट एग्री हूँ। ये समझ गया, नो नो नो, आई अच्छा, सेड अच्छा वो क्या? कह रही हैं कि मैंने कहा कि वो वो स्पोर्ट्स वाली बात है। सादिया कह रही हैं कि वो ठीक पॉइंट था जिस पे मैंने कहा कि ओके, वो डिसएग्री है। चलें पास To हो गए change हम। our behavior with the kids. Yeah, Ishrat, true. Uh, we have to change our behavior, तो उनका behavior automatically change हो जाएगा. हम्म, So start with ourselves. तो thank you so much अर्शी for your wonderful session और आपके शुक्रिया इस आपका। टाइम का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो होगा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंगर मैनेजमेंट होगा, क्योंकि वो हमारे लिए होगा। वो हाँ, वो बड़ों के लिए होगा, वो सास के लिए होगा, वो ससुर के लिए होगा, वो शौहर के लिए होगा, वो बीवी के लिए होगा, वो वो बीवी बहन के के लिए लिए। वो बीवी का तो यहाँ पे हो जाएगा मसला हल, लेकिन इट्स अ फीमेल ओनली ग्रुप, तो मेंस को तो हम बताएंगे तो उनको समझ नहीं आएगी। नहीं नहीं, मैं आपको एज अ फीमेल ही कुछ ऐसी तरीके बताऊंगी कि आपके शौहर को पता ही नहीं चलेगा। सीक्रेट, सीक्रेट होगा वो। सीक्रेट। ऐसे तरीके बताऊंगी कि आपके शौहर को पता ही नहीं चलेगा और आपने उनका एंगर भी मैनेज कर दिया। जैसे अभी मैंने वाओ, आपको बताया कि बच्चों को पता ही नहीं चलेगा। आप जिस तरीके से बात करेंगे, बच्चों को कहाँ पता चलेगा कि अब मैं आई हूँ आपका गुस्सा मैनेज अच्छा, करने यानी के लिए। यानी नहीं, यानी मैजिकल टूल्स बताएंगी, मैजिकल हाँ, उसमें कुछ ऐसा स्ट्रेटजीज। मैजिक होगा कि शौहरों को अंदाजा ही नहीं होगा, कुछ अरसे के बाद उन्हें रियलाइज ये होगा हो कि क्या मेरा गया? मूवी ये हो क्या गया। नहीं, वो तो बिल्कुल खुश रहेंगे। मेरे ख्याल में शायद तकलीफ दूसरे लोगों को होगी कि ये ऐसे क्यों हो गए, ये गुस्सा क्यों नहीं कर रहे हैं अपनी बेगम के साथ। शौहर तो मासूम होते हैं, उन्हें तो कुछ वैसे पता ही नहीं होता। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आई एम नॉट एग्री विद यू। ऐसी मासूमियत पे तो कुर्बान हो जाए। कुर्बान नहीं हो जाए, कुर्बान ही हो जाए। सही। ओके, तो ओके, टाइम हो चले, गया है। अल्लाह हाफिज। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखें। अल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।